नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट वाला पटियाल अकेला ऐसा पत्रकार है जो हिंदी न्यूज चैनल्स के प्राइम टाइम में जनहित की ही बात करता है। आज पटियाल राजनीति के सच्चे लेकिन अदालत में कच्चे आरोपों की जांच करेगा। भारत की राजनीति में आजकल एक शब्द बहुत चर्चा में रहता है, वो है नैरेटिव। ये नैरेटिव वोटर के मन में विचार के बीज बोने का काम करता है। वो विचार सही है या गलत, इसकी गारंटी कोई नहीं होती, ना कोई देता है। अर्बन नक्सल, कट्टर ईमानदार, वॉर अगेंस्ट स्टेट, राष्ट्र प्रेमी, ये वो शब्द हैं जिनको नैरेटिव की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है और इसका राजनीतिक फल लेने की कोशिश रहती है, जिसकी वजह से केंद्र और राज्य लड़ते नजर आते हैं। सरकारों पर गलत आदमी को बचाने के आरोप लगते हैं। ईडी के खिलाफ पुलिस मुकदमा लिखवा देती है, खबर करने पर पत्रकार के खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है। तो क्या यह मान लिया जाए कि राजनीतिक फायदे के लिए हर जगह एक खेल चल रहा है? बदनाम करो और भाग जाओ, नैरेटिव रचो और भूल जाओ। क्या राजनेता भारतीय कानून को विरोधियों के खिलाफ टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? आज पटियाल नैरेटिव्स वाले इकोसिस्टम की क्रोनोलॉजी आपको समझाएगा। क्या पीएम मोदी पश्चिम बंगाल आज गए थे? उनका मकसद क्या था? वहां उन्होंने 38 मिनट का भाषण दिया, इसमें 80 बार महिला शब्द का इस्तेमाल किया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, यह पटियाल आपको आज समझाएगा। वैसे 24 के चुनाव में कांग्रेस के 20 वादों की जो लिस्ट पता चली है, उसमें भी महिलाओं पर बड़ा हिस्सा है। कल केजरीवाल ने भी दिल्ली की महिलाओं से चुनाव के साथ देने की प्रार्थना की थी। महिला वोटर की ताकत का परीक्षण भी मेरे साथ जरूर देखिए। देश में हर 10वीं दवा नकली है। नकली दवा का कारोबार 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। डायबिटीज और बीपी की नकली दवाओं से बाजार भरा पड़ा है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज पटियाल असली दवा की गारंटी मांगेगा। आप भी मेरे साथ जरूर देना है आपने। जहां चार बर्तन होते हैं वहां टकराते भी हैं, ऐसा हम सब सुनते आए हैं और सुन भी रहे हैं। छोटे बड़े झगड़े हर घर की कहानी होते हैं। शायद ये सबसे बड़ी मिस्ट्री भी है कि किसी एक मुद्दे पर मियां बीवी उल्टे एक दूसरे के खिलाफ विचार रखते हैं, सहमत नहीं होते हैं। यह केवल भारत की कहानी नहीं है, ब्रिटेन के पीएम हाउस के बारे में भी ऐसी बातें पता चली हैं। घर की शांति के हित में पटियाल का यह परीक्षण आप सब जरूर देखें। आज पटियाल का पहला परीक्षण भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित चाल का है। आज मैं उस राजनीति का परीक्षण करूंगा जो विरोधियों को कानून के कटघरे में खड़ा करके बिना फैसले के दोषी बना देती है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हैं। राजनीति के इस चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल उठाने की वजह है। आप कहेंगे पटियाल ये किस आधार पर कह रहा है? इसकी वजह भी पटियाल आपको बताएगा और साधारण भाषा में समझाएगा भी। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच कुछ शब्द बार बार सुने जाते हैं, जैसे भारत के दुश्मन, वॉर अगेंस्ट इंडिया, जेएनयू ब्रिगेड, अर्बन नक्सल या फिर हवा में लगाए गए बहुत सारे आरोप। ये सब एक गोंद की तरह होते हैं जिन्हें धीरे धीरे विरोधियों पर चिपका दिया जाता है और फिर बिना पुलिस की जांच या अदालत के जनता के दिमाग में किसी को भी अपराधी सिद्ध कर दिया जाता है जनता के दिमाग में। लेकिन जब असली अदालत में मुकदमा चलता है तो पुलिस के पास सबूत ही नहीं होते और अदालत उन्हें बेदाग बरी कर देती है। लेकिन वोटर के दिलो दिमाग में वो खलनायक ही बना रहता है। इसीलिए नायक बनने के लिए खलनायक बना देने वाली राजनीति का परीक्षण आज जरूरी है, क्योंकि चुनाव से पहले आपको चेहरे पहचानने होंगे। सवाल आपके वोट का है। मेरी बातें आपके दिलो दिमाग में अगर ठीक से ना बैठ रही हो तो अब मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को देखिए। आपकी स्क्रीन पर जो पहली तस्वीर दिख रही है उसका नाम है साईं बाबा। पहले आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। जीएन साईं बाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर रहे। मई 2014 की बात है, तब प्रोफेसर साईं बाबा को नक्सलियों के साथ कथित संबंधों के इल्जाम में अरेस्ट किया गया। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई।
यूएपीए के तहत साईं बाबा को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने प्रोफेसर साईं बाबा को और उनके साथ जो बाकी 5 अन्य आरोपी थे उनको बरी कर दिया है। इन्हें अर्बन नक्सल कहकर भारत में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई। इसके जरिए जेएनयू के लेकर देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज में जो लोग वामपंथी विचारधारा को मानते थे, एक खास तरह की राजनीति के खिलाफ थे, उन्हें देश विरोधी खलनायक की तरह देखा जाने लगा और इस फार्मूले का घोल पिलाकर ब्रेन वॉश शुरू हुआ। सवाल पूछती दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की है, जो पिछले 52 दिनों से सुर्खियों में है। कानून और राजनीतिक रसूख जब किसी अपराधी के पीछे सरपरस्त बनकर खड़ा होता है तो सवाल सियासत पर भी उठते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आरोप है कि पश्चिम बंगाल का पूरा सिस्टम शाहजहां शेख के पीछे ढाल बनकर खड़ा हो गया है। शाहजहां पर यह ममता तब है जबकि शाहजहां शेख पर संदेश खाली में महिलाओं से दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला करने और राशन घोटाले के संगीन आरोप हैं। पॉलिटिकल पावर के बूते कानून को जब जेब में रखने के वाले शाहजहां शेख पर सरकार मेहरबान हुई तो कलकत्ता हाई कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। कोर्ट ने कह दिया कि शाहजहां शेख को राजनीतिक रसूख बचा नहीं सकता। कोर्ट को ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि ममता सरकार ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करने में आनाकानी की। शेख को बचाने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली, लेकिन अदालत ने फौरन सुनवाई से मना कर दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में थे। प्रधानमंत्री संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी मिले और संदेश खाली के चेहरे पर ममता विरोधी एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जो वोटर के दिमाग तक पहुंच चुका है। टीएमसी और पाप थोड़े से टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप था। टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। বাংলাকে একটা বিকৃত সংস্কৃতি তৈরি করে, যে সংস্কৃতি বাংলা কোনোদিনই মানে না। বাংলা হচ্ছে কালচারাল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া, কিন্তু আজকে যে অপসংস্কৃতির নাম করে বাংলাটাকে ভাগ করে দেওয়ার চক্রান্ত, বাংলার সংস্কৃতিটাকে শেষ করে দেওয়ার যে চক্রান্ত, এই চক্রান্ত আমরা মানতে পারি না। बड़ा बड़ा भाषण करते हैं चुनाव के टाइम में, आज चुनाव के बाद इसको शकल भी नहीं देखा जाता। नतीजे में पहुंचने के लिए सीबीआई के पास जो ताकत होना चाहिए, सूबे की सरकार की जो मदद मिलनी चाहिए, वो सीबीआई के पास है नहीं। ये मेरा जरूर शंका है। राजनीति दो हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें भारत का विरोधी कहा जाता है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें अपने लिए राष्ट्र प्रेमी नाम चुन लिया है। एक तरफ वो लोग हैं जिन पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप लगे, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने खुद को देश का रक्षक कह दिया। खैर, अब मैं आपको दो और तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो सवाल पूछती हैं, जिनका जवाब आप भी जरूर जानना चाहते होंगे। और वो सवाल क्या है? आप भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपका भी विवेक है, अपने बूते पर आप फैसले लेते हैं, अच्छे और बुरे, सही और गलत का परीक्षण भी करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आजकल की राजनीति में एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है। किसी पर भी आरोप लगाओ और भाग जाओ, फिर किसी को भी बदनाम करो और फिर भूल जाओ। इस राजनीति का इंपैक्ट देश के कोने कोने पर दिखने लगा है। बदले की राजनीति के इल्जाम पर पार्टी एक दूसरे पर, हर पार्टी लगाती ही है इल्जाम, क्योंकि देश में सीबीआई की रेड, ईडी के छापे,
एंटी करप्शन कैंपेन जैसे कल्चर पर पॉलिटिकल पार्टियां सवाल उठाती हैं। माजरा तब और गंभीर हो जाता है जब ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ राज्यों की पुलिस एफआईआर करा देती है। राज्य अपने यहां सीबीआई की एंट्री पर बैन लगा देते हैं। मेरे जहन में कुछ और बुनियादी सवाल हैं जिन्हें पब्लिक इंटरेस्ट में उठाना पटियाल का फर्ज है और वो इसे निभाता भी है। पटियाल का पहला सवाल है, क्या राजनीतिक बढ़त के लिए गलत आदमी को सही और सही आदमी को गलत ठहराना जायज है? पटियाल का दूसरा सवाल है, प्रोफेसर साईं बाबा पर अर्बन नक्सल के संगीन इल्जाम लगे लेकिन उन्हें अदालत ने बरी कर दिया। वहीं दूसरी ओर सरकार पर आरोप है कि वो रेप, करप्शन, ईडी पर हमले के आरोपी शाहजहां शेख को बचा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी शय कौन दे रहा है? पटियाल का तीसरा सवाल क्या है? सवाल यह है कि यह सच नहीं है कि कानून के मामले में सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए। अपने फायदे के लिए अपराधी को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, ना कि अपराधी को बचाकर सरकार खुद कटघरे में खड़ी हो जाए। राजनीति के लिए कानून की धाराओं का इस्तेमाल करना रूल ऑफ लॉ के कितना खतरनाक है, उसके लिए कितना घातक है, यह आप पूर्व जस्टिस एस.आर. सिंह से सुनिए, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के नामचीन जज रहे हैं। कानून की बारीकी से वो जानकारी रखते हैं। रूल ऑफ लॉ तो सुप्रीम है। किसी को भी रूल ऑफ लॉ के खिलाफ न तो कोई प्रताड़ित किया जा सकता है और न ही उस पर कोई प्रोसिक्यूशन वगैरह मुकदमे चलाए जा सकते हैं रूल ऑफ लॉ के विरोध में। अगर किसी राजनीतिक कारण से किसी को प्रताड़ित किया जाता है तो फिर अदालत ही उसकी रेमेडी प्रोवाइड करती है। अब अगर कोई ये इस बात का सबूत हो कि साहब किसी व्यक्ति को राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है तो भी अदालत उसमें लिखेगी, लेकिन इसके लिए कोई एविडेंस होनी चाहिए। असल में कुल मिलाकर देश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां राजनीति के लिए एक कानून दूसरे कानून के खिलाफ खड़ा हो जाता है, जहां कानून के रखवाले एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, चार्जशीट फाइल होती हैं, ट्रायल होता है, लेकिन अदालतें फैसला कुछ और ही सुना देती हैं। जो खलनायक बनकर अदालत पहुंचता है, कोर्ट उसे बेदाग बरी कर देती है। सबूतों की कमी राजनीति में लगाए गए आरोपों को धराशायी कर देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अर्बन नक्सल के आरोप में बदनाम हुए साईं बाबा। अब मैं आपको इनके केस और हाईकोर्ट के ऑर्डर की 5-5 बातें बता देता हूं, लेकिन पहले साईं बाबा के परिचय का परीक्षण करता हूं। आंध्र प्रदेश के गरीब परिवार में पैदा हुए जीएन साईं बाबा 2003 में दिल्ली आए थे। वो दिव्यांग हैं, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। बताते हैं कि जब वो दिल्ली आए थे तब उनके पास व्हील चेयर खरीदने के पैसे भी नहीं थे। दिल्ली आकर उन्होंने रामलाल कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी शुरू की और अंग्रेजी पढ़ाते थे। 9 मई 2014 को नक्सलियों से रिश्तों के आरोप लगे और दिल्ली से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 25 अगस्त 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने उनकी बेल की अर्जी रद्द कर दी, लेकिन हेल्थ ग्राउंड पर जुलाई में उन्हें बेल मिल गई। साल 2017 में गढ़चिरौली कोर्ट ने साईं बाबा और अन्य दोषियों को सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी। हालांकि 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट की एक पीठ ने यूएपीए के तहत लगाई गई धाराओं को साबित न कर पाने के कारण सभी आरोपियों को उन पर लगे आरोपों से मुक्त कर दिया, उन आरोपों को रद्द कर दिया। कहानी में तब विवादास्पद मोड़ आया जब महाराष्ट्र सरकार के हस्तक्षेप के फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और बॉम्बे हाईकोर्ट को मामले का पुनर्मूल्यांकन करने के निर्देश भी दिए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस एस.ए. मैथनेज ने पीठ के अपने ऑर्डर में क्या कहा, मैं आपको इसकी 5 बड़ी बातें बताता हूं। कोर्ट ने कहा, यूएपीए लागू करने में सही प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने पाया कि साईं बाबा और अन्य आरोपियों के ठिकानों पर सबूत इकट्ठा करते समय पुलिस टीम ने नियमों का पालन नहीं किया। साथ ही अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गए साक्ष्य जीएन साईं बाबा और अन्य आरोपी नक्सलियों के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस की जांच पड़ताल में कई खामियां हैं। आरोपियों के नक्सलियों से रिश्तों का सॉलिड सबूत नहीं है। यह सब कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। इसी आधार पर
साईं बाबा, प्रशांत राही, हेमंत मिश्रा, महेश तिर्की और विजय तिर्की को अदालत ने बरी कर दिया। हालांकि अब इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। फिलहाल जब साईं बाबा सबूतों की कमी में छूटता है तो कटघरे में कौन खड़ा होता है? सबूतों की कमी क्यों होती है, इसका भी परीक्षण पटियाल ने किया है। सबूतों की कमी का एंगल भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, कोई भी मुलजिम जो किसी कानूनी प्रक्रिया में छूटता है उसके लिए किसी एक व्यक्ति पर हाथ रखना पॉसिबल नहीं होता। पहला तो ख्याल जाता है कि इन्वेस्टिगेशन लचर हुआ होगा, कोई आदमी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया होगा, या अगर ये किया गया है तो जिस आदमी का स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है वो कोर्ट में बराबर बोलता नहीं है, या 164 में जो पुलिस को दिया होता है उससे अलग बयान करता है कोर्ट में। अदालतें जो कानूनी प्रावधान है साक्ष्य अधिनियम में, उस पर से इन पे डिसबिलीव करते हैं। इन साक्ष्यों को पर आधारित होकर सजा देने को कॉन्फिडेंट सजा नहीं माना जाता। कोर्ट में सजा तभी दी जाती है जब साक्ष्यों को पढ़ने के बाद कोर्ट को ये कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, इन गवाहों पे सजा दी जा सकती है। तो ये जज टू जज भी वैरी करते हैं और कानून के इंटरप्रिटेशन में भी वैरी होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे मामले बताना चाहता हूं जहां आरोप लगे हैं कि राजनीति के लिए कानून का इस्तेमाल एक टूल किट की तरह हुआ है। साल 2022 की बात करें तो मार्च महीने में बीजेपी लीडर तेजेंद्र सिंह बग्गा पर भड़काऊ भाषण देने के इल्जाम लगे और साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मारने की धमकी देने के भी आरोप लगे। एक्शन हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली में उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पंजाब पुलिस को बीजेपी शासित राज्य हरियाणा में रोक लिया गया। 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई। ये बहुत ही विचित्र हालात थे। अब उस केस में हो क्या रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन कानून का इस्तेमाल बड़े तरीके से पॉलिटिकल बॉडी बिल्डिंग के लिए हुआ। इसी तरह पश्चिम बंगाल की सीएम एक आरोप लगा चुकी हैं कि उन पर यह कहा जाता है कि केंद्र विरोधी रवैया देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा बन सकता है। यह इल्जाम बंगाल की मुख्यमंत्री पर है। झारखंड की पुलिस ने ईडी के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। 4 पत्रकारों को भी समन भेज दिया क्योंकि प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी ने संगीन आरोप लगाए हैं। ये सैंपल भर हैं। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं जिनको आधार बनाकर दावा किया जाता है कि सरकार विरोधियों के खिलाफ कानून को टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रही है। पहले ईडी के एक्शन की बात कर लेते हैं। 2014 में और 2022 में बीच में 121 नेताओं पर ईडी ने शिकंजा कसा इतने साल में। इसमें विपक्ष के 115 नेता हैं। इस हिसाब से प्रतिशत कितना हुआ? 95%। 2004 से लेकर 2014 के बीच 26 नेताओं पर ईडी ने एक्शन लिया। इनमें से 14 विपक्षी दलों में शामिल हैं। परसेंटेज के हिसाब से बना 54%। यह तो हो गई ईडी के एक्शन की बात। अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के एक्शन की फाइल खोलते हैं। इसके आंकड़े भी बेहद दिलचस्प हैं। 2014 से लेकर 2022 तक 124 नेताओं पर सीबीआई ने शिकंजा कसा। इनमें विपक्ष के 108 नेता हैं। इस हिसाब से परसेंटेज हो गया 95%। 2004 से लेकर 2014 के बीच 72 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने एक्शन लिया। इनमें 43 विपक्षी दलों में शामिल है और परसेंटेज के हिसाब से कितना बना? 60%। अब पिछले कुछ सालों में यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कितने लोगों पर एक्शन और कितने लोगों की रिहाई हुई, इसका परीक्षण भी पटियाल ने आज किया। इसके लिए मैंने 7 साल का आंकड़ा खंगाला तो उसमें क्या पता चला? पता यह चला कि साल 2014 से 2020 तक यूएपीए के तहत 10,552 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब भी कई लोगों पर मुकदमे ट्रायल कोर्ट में चल रहे हैं। सबूतों के अभाव में अब तक 493 लोग रिहा हो चुके हैं और सिर्फ 253 लोगों को सजा मिली है इसमें। अब हम आपको कुछ और एक्सपर्ट्स की बात सुनाना चाहते हैं जो कानून को टूल किट की तरह इस्तेमाल करने का नुकसान आपको समझाएंगे। हमारे लिए ये परीक्षण सीबीआई के पूर्व मैजिस्ट्रेट प्रभाकर ग्वाल और सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर नवनीत वासन ने किया है। विरोधियों के मामले में अभी देख लीजिए, एक नया घटना सीबीआई या ईडी वीडी जो भी किए हैं, सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक के जो डिप्टी सीएम है उनको टोटल बाइज्जत बरी कर दिया गया है। उनमें कोई साक्ष्य नहीं था। तो ऐसी स्थिति, इतने बड़े बड़े प्रमाण होने के बाद भी
यदि हम लोग सीबीआई और ईडी के जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं अपने किसी राजनीतिक दुर्भावना द्वेष से ऐसा काम करते रहेंगे तो भारत में कोई भी संवैधानिक व्यवस्था, लोकतंत्र, प्रजातंत्र किसी की नहीं रहेगी। जैसे पुराने राजा महाराजा चलते थे वैसे फिर चलेगा। जांच एजेंसियों का जो काम है उनको कानून के दायरे में ही काम करना चाहिए। तो वो ना तो किसी के पक्ष में काम करती है ना किसी विपक्ष में। उनका काम ये है कि जो भी केस उनको कानून के हिसाब से उनके पास अन्वेषण के लिए आता है उसको ईमानदारी से और कानून के दायरे में रह के उनको इन्वेस्टिगेशन करना और अदालत तक साक्ष्य को पहुंचाना उनका काम होता है। आज चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक नसीहत दी। कहा कि वो सोच समझकर बोला करें। प्रधानमंत्री के बारे में बिना फैक्ट चेक किए बोलना ठीक नहीं है। पटियाल मानता है कि हर राजनेता इस बात का पालन करे। देश कानून के प्रति सम्मान से चलता है। कानून का शासन इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके तहत रहते हुए ही कोई तानाशाह नहीं हो सकता। देश का हर नागरिक समान है, लेकिन अगर राजनीतिक लड़ाई में कानून और उसे लागू करने वाले अधिकारी ही एक दूसरे के खिलाफ भिड़ने लगेंगे, कानून का काम नैरेटिव सेट करने में लग जाएंगे, तो देश की इज्जत और इकबाल दोनों खतरे में आ जाते हैं। पटियाल का यह भी मानना है कि राजनीति को कानून का सम्मान करना चाहिए। फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए, हमारे दलों को बचना चाहिए, हमारे नेताओं को बचना चाहिए। अब पटियाल देश की राजनीति में शक्तिमान होते महिला वोट बैंक का परीक्षण करेगा। देश पर अब लोकसभा चुनाव का रंग चढ़ने लगा है। पॉलिटिकल जनसभाएं और रैलियां रफ्तार पकड़ने लगी हैं, लेकिन हर पार्टी की रैली, सभा और मैनिफेस्टो में अब महिलाओं को सबसे ज्यादा तरजीह मिल रही है। इसकी क्या वजह है? शायद ऐसा इसलिए क्योंकि अब जाति धर्म क्षेत्रवाद की राजनीति से ज्यादा देश की महिलाओं का वोट चुनावी नतीजे तय करने लगा है। मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जिसे देखकर आपको अंदाजा भी हो जाएगा। हर पार्टी महिला वोटर की ताकत हासिल करना चाहती है और इसके लिए सभी ने पूरा जोर लगा रखा है। महिलाओं के लिए मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना है। महिलाओं को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें एलपीजी सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। आज कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों की लिस्ट जारी की। महिलाओं को 6,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया। ममता बनर्जी ने भी महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की। आंगनवाड़ी कर्मियों और हेल्पर्स की तनख्वाह बढ़ा दी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली का बजट पेश किया। महिलाओं को 1,000 प्रतिमाह देने का ऐलान कर दिया। यानी सबके एजेंडे में आधी आबादी सबसे ऊपर है और चुनाव से पहले सबको महिला वोटर्स की फिक्र है। टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। अगर महिलाओं के हाथ में, उनकी जेब में पैसा डालेंगे तभी तो महिलाएं सशक्तिकरण महसूस करेंगी। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी महिलाएं हैं 1500 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के दौरे पर थे। उद्घाटन किए, रोड शो किया, रैली भी की। लेकिन मोदी के आज के बंगाल विजिट का केंद्र महिलाएं थी। नॉर्थ 24 परगना में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन रैली हुई। रैली में आई भीड़ में बड़ा हिस्सा महिलाओं का था। प्रधानमंत्री ने रैली में 38 मिनट लंबा भाषण दिया। मोदी के पूरे भाषण का मुख्य बिंदु महिलाएं ही रही। शुरुआत भी नारी शक्ति से हुई, भाषण खत्म भी नारी शक्ति पर ही हुआ। भाषण में 80 बार महिला उसके लिए इस्तेमाल होने वाले किसी अन्य मिलते जुलते शब्द का इस्तेमाल किया गया। मोदी ने अपने भाषण में कौन कौन से शब्दों का कितनी बार इस्तेमाल किया, आपको यह दिखाने के लिए आज मैंने खास तौर से ये क्लिप तैयार करवाई है। तो यही माताएं, यही बहनें, बेटियां, मामलेदार मां-बहन महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण, ये
मोदी की गारंटी है। बंगाल में भी 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। हर बहन बेटी कह रही है, मैं हूं मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री ने 38 मिनट का भाषण दिया, उसमें 80 बार महिलाओं का जिक्र किया। पटियाल अब इसकी वजह आपको बताएगा और समझाएगा भी। बिना महिला वोटों के बंगाल में बीजेपी की जीत असंभव है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं, जिन पर 30% मुस्लिम वोटर नतीजे तय करते हैं। टीएमसी को बड़ी संख्या में महिला वोट भी मिलते हैं और मुस्लिम वोट भी। लेकिन अब बीजेपी की रणनीति में मुस्लिम वोट बैंक की काट है महिलाएं। 2019 में 19 लोकसभा सीटों पर महिला वोट ज्यादा पड़े थे। उनमें से ज्यादातर सीटों पर नतीजे टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ रहे। पश्चिम बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी वोट बैंक को मोदी अपने साथ शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हर चुनाव के बाद पुरुष वोटों के अनुपात में महिला वोट बढ़ता जा रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में 1000 पुरुष वोटर पर सिर्फ 949 महिला मतदाता थी। 21 में विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स में बढ़त दर्ज हुई। 1000 पुरुष वोटर के अनुपात में महिला वोटर बढ़कर 961 हो गई। 2024 में यह आंकड़ा और बढ़ चुका है। 1000 पुरुष वोटर पर अब पश्चिम बंगाल में 968 महिला वोटर हो चुकी हैं। तो इसे पीएम मोदी अच्छी तरह समझ रहे हैं। बंगाल में आज पीएम के कार्यक्रम में संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं भी आई। प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की। अपनी आपबीती उन महिलाओं ने मोदी को सुनाई और मोदी ने सुरक्षा का भरोसा दिया तो आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ दिखा उन महिलाओं का। जैसे देश को शांति मांग रही हूँ, जैसे अपना वोट अपना देना पड़े, ऐसे ही जा रही हूँ। हम लोग को तो वोट नहीं देने देता है, तो फिर हम लोग जा रही हूँ उनके पास। जैसे अपना वोट अपना देना है तो फिर अब देश शांति चाहिए। जैसे जो हमारा माँ बहन का जो इज्जत लूट लिया वो नहीं होना चाहिए। अब पटियाल आपको वो 2 तस्वीरें दिखाएगा जो महिला वोटर के नैरेटिव को मजबूत करती हैं। ये तस्वीरें हैं मोदी सरकार की योजना से जन्म लेने वाली लखपति दीदी और ड्रोन दीदी। आज ममता बनर्जी के खिलाफ इन दोनों महिलाओं को मोदी ने बहुत मजबूती से रखा। उनका दावा है कि लखपति और ड्रोन दीदी गांव देहात में महिला की पहचान ही बदल देंगी। राजनीति में एक और दौर ऐसा भी था जब महिलाएं या तो मतदान करती नहीं थी या फिर यह माना जाता था कि वो जो पुरुष तय करता है घर का उसी हिसाब से अपना वोट दे देती है। देर से ही सही, लेकिन वक्त बदला। पॉलिटिकल पार्टियों ने वोटिंग पैटर्न में शिफ्ट अब समझ लिया है और महिलाओं की ताकत को भी समझ लिया है। महिलाएं भी सभी दलों की प्राथमिकता पर आ गई हैं और जाने अनजाने उन्हें अपनी ताकत का भी पता चल गया है। लेकिन अब महिला वोटर्स को भी हर चुनाव में जिम्मेदारी से सही गलत का फर्क करना होगा, क्योंकि ताकत अपने साथ जिम्मेदारी भी लेकर आती है। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह देश के हर घर से जुड़ी हुई खबर है। आप भी इससे अछूते नहीं होंगे। घर में, ऑफिस में या फिर इस वक्त आप जहां कहीं भी मौजूद हैं, अपने इर्द गिर्द देखिए। आपके आसपास कोई ना कोई शख्स ऐसा जरूर होगा जिसे आपने बीमारी में दवा लेते देखा होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में लाखों घरों में करोड़ों लोग हर रोज किसी ना किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं। सिर में दर्द हो या फिर बुखार हो या खांसी जुकाम, दवा के पत्ते से झट दवा निकाली और पानी से गटक गए। लेकिन भैया मुझे ये बताइए, आप जो दवा खा रहे हैं इसकी क्या गारंटी है कि वो असली है या नकली? आपके स्वास्थ्य की मुझे चिंता है। इसीलिए पटियाल आज नकली दवा के सिंडिकेट का परीक्षण करेगा। यूपी के गाजियाबाद में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की नकली दवा पकड़ी गई है। नामी कंपनी के नाम पर यह नकली दवा बेची जा रही थी। गाजियाबाद से करीब 1500 किलोमीटर दूर तेलंगाना में भी दवा सिंडिकेट का एक भंडाफोड़ हुआ।
नकली दवा के शिकार सिर्फ इंसान ही नहीं बन रहे, बल्कि उत्तराखंड में पशुओं की नकली दवा भी पकड़ी गई है। सबसे पहले गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। गाजियाबाद के नामी कंपनी की नकली दवाइयां एक बल्ब फैक्ट्री में बन रही थी। जहां बल्ब बनते हैं वहां दवाइयां बन रही थी। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर इलाके में छापामारी कर नकली दवाइयों का यह जखीरा मिला। फैक्ट्री को पुलिस ने सील कर दिया। पैकेजिंग मशीनें भी वहीं पर जब्त हो गई। दावा है कि 1 करोड़ 10 लाख की जो नकली दवा पकड़ी गई हैं, उनमें से ज्यादातर डायबिटीज की मेडिसिन के नाम पर बेची जा रही थी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, ड्रग्स डिपार्टमेंट और गाजियाबाद पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन था। लेकिन सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि जिस इलाके में यह नकली दवा की फैक्ट्री पकड़ी गई, वहां के लोकल लोगों को भी इसकी भनक नहीं थी। आप समझ रहे हैं ना कितने शातिर तरीके से नकली दवा सिंडिकेट अपना काम करता है। दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है साहिबाबाद पुलिस के पास और उसके बाद ड्रग्स विभाग की टीम को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया की इस फैक्ट्री में मारा जाता है छापा। और सोचने वाली बात यह है कि यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, इन्हें भी नहीं मालूम कि यहाँ पर क्या काला कारोबार चल रहा था। आपको पता था यहाँ पर क्या बन रहा था? नहीं, बिल्कुल हमें ये कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, लेकिन हमें तो इतना पता था कि यहाँ पे CLF जो बिजली के बल्ब वगैरह बनाए जाते हैं, हमें तो इतना ही नॉलेज है इसके बारे में। ये छापा पड़ा डुप्लीकेट दवाइयाँ बनाने, उससे पहले एक मेडिकल की शैम्पू वगैरह बनाया करते थे, लेकिन वो आग लगने की वजह से वो यहाँ से चले गए। उसके बाद ये आए, एक CLF बल्ब की बात पता चला था कि यहाँ पे CLF बल्ब बन रहा है, लेकिन अब छापा मरा तो ये पता चला कि यहाँ पे मेडिकल की डुप्लीकेट दवाइयाँ बना रहे थे। ये जो सूचना के आधार पे वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे जो दवाइयाँ जो बल्क में मंगाते हैं, उसका मशीन के ज़रिए ये फर्जी प्रोडक्शन कर रहे थे, तो वो सारा सीज किया गया है। तेलंगाना में करीब 34 लाख की नकली दवाई मिली तो वहां भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में ड्रग्स विभाग के सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर्स को नोटिस जारी किया गया। अनुमान है कि हजारों घरों तक ये नकली दवाई पहुंच चुकी है। नकली दवा का जखीरा उत्तराखंड में भी मिला है, लेकिन यहां इंसानों के लिए नहीं, पशुओं के लिए नकली दवाई बनाई जा रही थी। तेलंगाना की टीम ने उत्तराखंड के कोटद्वार पहुंचकर पशुओं के लिए बनाई जा रही 43 लाख रुपए की नकली दवाइयां जब्त की। न जाने कितने पशुओं की जान इन नकली दवाओं ने ले ली होगी। देश के लोग जितना ज्यादा बीमार हो रहे हैं, दवा का कारोबार उतना ही फल फूल रहा है और इसी कारोबार की आड़ में नकली दवा के गिरोह भी बखूबी धड़ल्ले से पनप रहे हैं। छोटी छोटी यूनिट लगाकर नकली दवा वाला जहर दवा के रूप में पैक किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं हमारे देश में 3.44 लाख करोड़ रुपए का दवा का उत्पादन होता है और इसी की छत्रछाया में 30,000 करोड़ रुपए की नकली दवाइयां भी तैयार कर ली जाती हैं। वैसे तो दवा उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा देश है, लेकिन अगर WHO की माने तो देश में बिक रही 10 में से 1 दवा नकली है। हमारा देश मधुमेह कैपिटल भी बनता जा रहा है। बहुत सारे लोगों को आपको खबर होगी, देश में 10 करोड़ से ज्यादा शुगर के मरीज हैं। डायबिटीज की दवा का कारोबार देश में 1.4 लाख करोड़ रुपए का सालाना है। औसत एक व्यक्ति डायबिटीज की दवा पर सालाना 13,000 रुपए खर्च कर देता है। इसके बावजूद मरीज के मन में असली नकली दवा का डर अलग से घर कर रहा है। दवाओं का खर्च ज्यादा है, इसीलिए देश में नकली दवाओं की चर्चा भी ज्यादा है। अगस्त 2023 कोलकाता में 2 करोड़ की नकली दवाइयां जब्त की गई। दिसंबर 2023 हैदराबाद में 26 लाख रुपए की नकली दवाइयां पकड़ी गई। अक्टूबर 2023 गुजरात में 17 लाख रुपए की नकली दवाइयां पकड़ी गई। ये सब वो आंकड़े मैं बता रहा हूं जो आपकी सेहत से खिलवाड़ हैं या फर्जीवाड़े से धंधा करने वाले लोग पैसा कमा रहे हैं, उनकी करतूत है ये। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ ठीक करने के लिए देश के करोड़ों लोग दवा खा रहे हैं। दुख की बात यह है कि वो दवा असली है या नकली, ये तो वो जानते ही नहीं। लेकिन नकली दवा के कारोबारी अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए नोट असली ही छाप रहे हैं। दवा बेशक नकली है, हर आदमी असली नकली नोट की पहचान रखता है। सरकार भी समय समय पर इसकी जानकारी देती रहती है कि कौन सा नोट असली है और कौन सा नोट नकली है। लेकिन दवाइयों का क्या है, कौन बताएगा, कौन समझाएगा? कब तक लोगों की हेल्थ से यूं खिलवाड़ होता रहेगा?
पब्लिक इंटरेस्ट की टीम लोगों को जागरूक करने के लिए कई शहरों में पहुंची। नकली दवा की बात सुनते ही लोग सन्न रह गए। नकली दवा का काला कारोबार और इसके गुनहगार लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यूपी में मेरठ के मोहम्मद इलियास की किडनी खराब है, दिल की बीमारी से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। पत्नी बीमार रहती हैं, आमदनी ज्यादा नहीं, लेकिन जीवन भर जो भी कमाया सब इलाज कराने में खपा दिया, क्योंकि उम्मीद है दवा ले रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे। इसीलिए हर महीने 6-7 हजार रुपए की दवा खरीदनी पड़ती है। जब मोहम्मद इलियास को पब्लिक इंटरेस्ट की टीम से बाजार में आ रही नकली दवाओं की जानकारी हुई तो वो घबरा गए। कि दवा जरूरी है, चाहे एक टाइम रोटी छोड़ दे, दवाई नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जीने की चाहत है इंसान को। या हमें क्या पता लगेगी कि नकली दवाई है। राजस्थान के जोधपुर की हंस वैष्णव बीपी और शुगर के साथ साथ अन्य बीमारियों से जुड़ी 8 गोली सुबह और 8 गोली शाम को लेती है, लेकिन सेहत में सुधार नहीं हो रहा। मरीज पूरे विश्वास के साथ दवा लेता है, लेकिन दवा लेने के बाद भी स्वास्थ्य में सुधार ना हो तो क्या करें? नकली दवाइयाँ हैं, असली है वो तो मैंने समझ में ही नहीं पड़े। दवाइयाँ भी मैं इतनी ले रही हूँ, हमारा पैसा भी खर्च हो रहा है, अब मैंने खुद न समझ में नहीं आ रही है कि हमारा बीमारी बढ़ क्यों रही है। सेहत का रिस्क और आर्थिक नुकसान, नकली दवाइयाँ दोनों तरफ से इंसान को बर्बाद कर रही हैं। लेकिन नकली दवा के मुनाफाखोर इस बात की चिंता भला क्यों करेंगे? उन्हें तो जहर बेचकर महल बनाने हैं, भले ही मरीजों की जान क्यों ना चली जाए। बहुत गुस्सा आता है कि पैसे भी लग रहे हैं और ऐसी दवाइयाँ जो मैं खा रही हूँ और मुझे कुछ हो जाए, मेरे बच्चे का क्या होगा, क्योंकि हम पूरा परिवार ही दवाइयों पे जी रहे हैं। तो ये नकली दवाइयाँ खाएंगे तो कुछ ना कुछ तो असर होगा। पटियाल का देश की सरकार और पूरे मेडिकल सिस्टम से यहाँ एक सवाल है, देश के लोगों को असली दवाई की गारंटी आखिर कौन देगा? लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सी दवा नकली है और कौन सी असली? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने आगरा मंडल के ज्वाइंट ड्रग कमिश्नर अतुल उपाध्याय और दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर महेश वर्मा से लंबी बात की। आप भी सुनिए। दवा की गारंटी की मतलब हम सरकार ये चाहती है और आम जनमानस चाहता है कि सभी को अच्छी और असली दवाई मिले, तो उस संबंध में हम लोग निरंतर अभियान चलाते रहते हैं। दवाओं के नमूने लिए जाते हैं। यदि कोई दवा के नमूने लेने के पश्चात यदि कोई दवा नकली पाई जाती है तो संबंधित जो भी दोषी व्यक्ति है और जो फर्म है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। उसमें खामियां रहती हैं, चाहे वो पैकिंग में हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन में हो, चाहे वो उसकी जो लेबलिंग है उसमें कोई खामी हो, या फिर उसमें डेट ऑफ एक्सपायरेशन नहीं लिखा होगा, बैच नंबर नहीं लिखा होगा, या उसमें कोई स्पेलिंग एरर्स होगी। एक कंज्यूमर के लिए पता करना कि ये असल है, नकल है या नकली है, ये बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ लेबॉर्ट्री में ही हम पता कर सकते हैं कि उसकी एनालिसिस करके कि ये जो है ये सही है। आपके लिए दिक्कत तो है, पर उम्मीद है अब आपको असली और नकली दवा का फर्क थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया हो गया। ये रिपोर्ट दिखाने का पटियाल का मकसद तो यही है कि देश का हर परिवार स्वस्थ रहे, क्योंकि परिवार का एक भी सदस्य अगर गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाता है तो उसका असर पूरे परिवार पर देखने को मिलता है। इसीलिए अपना ख्याल रखिए और दवा खरीदते वक्त उसकी जांच पड़ताल करना कभी ना भूलिए। पब्लिक इंटरेस्ट में आप पटियाल ब्रिटेन की एक खबर आपको दिखाएगा। यह बात है यूके के पीएम हाउस की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम हैं। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता उनकी धर्मपत्नी है। अक्षता ने एक इंटरव्यू में कुछ रोचक बातें बताई हैं, जिन्हें सुनकर आपको भी लगेगा कि ब्रिटिश पीएम के घर में भारत के घर घर की लड़ाई चल रही है। अक्षता ने बताया एक इंटरव्यू में कि पीएम ऋषि सुनक को अपना बिस्तर सजाकर रखने की बहुत आदत है, जबकि अक्षता की प्रायोरिटी लिस्ट में यह कहीं भी नहीं आता।
सूनक बिखरा हुआ बिस्तर देखते ही गुस्साने लगते हैं। अक्षता बिस्तर पर बैठकर खाना खा लेती हैं, जबकि सूनक को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। सूनक व्यवस्थित रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अक्षता की जिंदगी में इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं है। सूनक पर घर की बिखरी चीजों को सहेजने, समेटने, सजाने और उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी रहती है। वहीं बच्चों को डाइनिंग टेबल एटिकेट्स वही सिखाते हैं, जबकि उनकी पत्नी को एक्सरसाइज करना पसंद है। अक्षता किताबें पढ़ने में रुचि रखती हैं, सूनक टीवी शो देखना पसंद करते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह चलती है दोनों मियां बीबी की पीएम हाउस में केमिस्ट्री। क्या आप कॉफी पीने के शौकीन हैं? अगर हां, तो आपको सोचना होगा, समझना होगा, आपको क्या ज्यादा कॉफी पीना बीमार कर सकता है। दरअसल मैंने ये देखा है कि लोग नींद भगाने के लिए और ज्यादा एक्टिव रहने के लिए दिन में कई कप कॉफी पी जाते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको समझाता हूं। सभी जानते हैं कि कॉफी में कैफीन होता है, इसीलिए आपको एक दिन में 350 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन नहीं लेना चाहिए। एक कप कॉफी में 95 मिलीग्राम कैफीन होता है। अंदाजा आप अपने कप्स के हिसाब से लगा लीजिएगा। एक दिन में आप 4 कप कॉफी पी सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा पिएंगे तो कैफीन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे की उम्र 4 से 6 साल के बीच है तो उसके लिए सिर्फ 45 मिलीग्राम कैफीन यानी आधा कप कॉफी काफी होती है। समझ गए ना आप? वहीं 7 से 12 साल के बच्चों के लिए 70 मिलीग्राम कैफीन काफी होता है। कॉफी पीने के बाद कैफीन आपको 15 मिनट में ही एक्टिव कर देता है। कैफीन शरीर में जाता है तो तेजी से, लेकिन बाहर आने में 5 घंटे लग जाते हैं उसे। यही बीमारी का असली कारण बन जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब वक्त हो गया है आपके कमेंट्स का, जो आपने हमें कल के शो पर भेजे। सबसे पहले देख लेते हैं। विवेक मोहन मेहता लिखते हैं, आफ्टर वॉचिंग पब्लिक इंटरेस्ट 5th March 2024 show, I also am in the favor of cooling period for retired IAS servants, civil services servants, so that their decision taken during the job services period not to be questioned while coming into the political career. Very beautiful presentation. Thank you विवेक जी। आगे भी आप इस तरह की रिपोर्ट्स देखते रहेंगे। राजेश वाजपेयी क्या लिखते हैं, जज ने राजनीति में आकर गलत किया, किसी भी जज को राजनीति में नहीं आना चाहिए। यह राजेश जी का पॉइंट ऑफ व्यू है। शायद अभिजीत जी को लगता है कि उनका राजनीति में आना शायद सफल होगा, लेकिन अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए अखिलेश आनंद के साथ राजनीति पर एक खास रिपोर्ट। शुभ रात्रि।